जब औरत आदमी की बराबरी करने की बात करती है तो औरत उसकी तरह दारू पीने की बात करती है। आप 100 वाट का बल्ब लगाते थे तो अब महीने का बिल आता था 200 रुपया। अब आप 8 वाट की या 5 वाट की या 10 वाट की एलईडी लगाते हो तो अब आपका खर्चा आ रहा है 2000 रुपया। आप कहीं और नौकरी करने जाते हो और जहां आप नौकरी करने जाते हो वहां का आदमी कहीं और नौकरी करने जाता है। तो गधे हैं क्या हम यार? जो जाति खत्म करनी होती है या जो बिरादरी खत्म करनी होती है उस बिरादरी को पावर दी जाती है। आपको ये नहीं पता है, जब सरदार खत्म करने थे उस टाइम पे राष्ट्रपति देखोगे तो सरदार ही था। जिस टाइम पे आदिवासी खत्म करने हैं इस टाइम देखोगे राष्ट्रपति आदिवासी है। क्यों नहीं समझते यार? जब जाट खत्म करने होंगे तो उपराष्ट्रपति जाट है। और जब जिस ब्राह्मण निपटाना होंगे वो तो ऊपर ब्राह्मण बैठा था होगा। वो भी यार बढ़िया हो गया भाई। देखो ना, वो कह रहा है 5वीं इकोनॉमी बन गई, 3री इकोनॉमी बन गई, इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई, इतने टन की इकोनॉमी बना दी उसने तड़ी पार ने। वो कह रहा है ऐसा बोल करके। और मैं उससे पूछ रहा हूँ, आदमी तो भीख मांग रहा है, वो तो 5 किलो अनाज लिख रहा है कागजों में कि मैं भिखारी हूँ। लेकिन गाँव में तो ड्योड़ पे भी झगड़ा रहता है। ये झगड़ा करवाया गया है। फिल्में नहीं आती कितनी सारी जो जमीन के ऊपर जर जोर जमीन चलता है गोली। हर प्रबुद्ध जन अपनी अपने सेमिनार्स में बोलता हुआ दिखाई देगा इकोनॉमिक्स वाला कि अगर लोगों के पास पैसा आ जाए तो लोग अमीर हो जाएंगे। हमने कहा गधो, अमीर पैसे वाला नहीं होता, धन वाला होता है। वो एक ही है जिसने 1970 के दशक में अपने देश को हरित क्रांति का रिकमेंडेशन दिया था, जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। तो आप कुछ भी करोगे उसी कंपनी को पैसा जाएगा। अरे आपको पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि सारा जो गांव है सरकार के बिना ही चलेगा, सरकार के बिना ही चलेगा। अभी चल नहीं रहा है, अभी सब बर्बाद। फिर वही बात आती है, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, देश कैसे अर्थव्यवस्था यार। फिर वही बात है, भारत का जो साल का एनुअल बजट है 50 लाख करोड़ है ना, है? हाँ। और उनका साल का मैनेजमेंट कितना है मालूम है? 1180 करोड़ लाख करोड़ 1180 लाख करोड़। यानी कि भारत को 25 साल चला सकते हैं वो। एक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ नाम है उसका ब्लैक रॉक। शेयर मार्केट में अपने ही पैसे को इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट बढ़ाता है, फिर आपका पैसा लगाता है और फिर आपका पैसा निकाल लेता है और अपनी ही दूसरी नीचे चल रही कंपनी में लगा के उसको चढ़ाता है, फिर आपका पैसा उसमें लगवाता है और आपका निकाल के फिर नीचे अपनी ही कंपनी, सब अपनी ही कंपनी में डाल के आपका पैसा खींच रहा है। और आपको इसीलिए हर महीने 2 महीने 3 महीने में खबर आती है, निवेशकों के 20 लाख करोड़ डूबे, निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूबे, मालिकों का कुछ नहीं हुआ। आपके हिसाब से जो आदर्श सरकार है उसका मतलब क्या है? आदर्श सरकार वो होती है जो कोई भी फैसला करने से पहले मालिक से पूछे, मालिक तुमने हमको पावर दी है, तुम ही हमारा घर चलाते हो, तुम ही रोटी चलाते हो, अब हम ये फैसला करने जा रहे हैं, कर लें क्या? मालिक बताएगा ना, मनदीप का नुकसान है इसमें, नहीं करना, तो वो रुक जाएगा। रुकना चाहिए। ये है आदर्श सरकार। आपने बहुत सारी जैसे बताया कि राशन का बताया, सिलेंडर मिलते हैं, आयुष्मान है, ये चीजें हैं, भाई इतिहास में लिखा जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? जरूरत ही नहीं है इसकी, मैं बताऊंगा बैठ के बात। ये सोल्यूशन तो तब है, समझ लो। अच्छा एक बात बताइए, आपका बच्चा पढ़ता है स्कूल में, माला आपका तो है ही नहीं। किसी का बच्चा, आपका बोल देता हूं, चलो जो सुन रहे हैं, ठीक है। आपका बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, अब उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको पढ़ने के लिए किताब चाहिए, पढ़ाने के लिए मास्टर जी चाहिए और बैठने के लिए जगह चाहिए जी। 3 चीज चाहिए। क्या गांव के पास इनमें से तीनों में से कुछ भी नहीं है? तीनों चीज हैं? तो वो बाहर क्यों जा रहा है पढ़ने के लिए? अच्छी शिक्षा मिलेगी तो मतलब अपने गांव में अच्छी शिक्षा करने से कौन रोक रहा है? पूरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं है या एक भी गांव ऐसा नहीं है जो मिलकर ये तय कर ले कि सभी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम, वैसी शिक्षा जो उनको जीवन में काम आ जाए, हम अपने गांव में तय करेंगे। उसके लिए अपने गांव के बच्चों को तैयार करेंगे। जो बेरोजगार हैं वो तैयार नहीं होंगे तो बाहर से लेके आएंगे। आदमी बाहर से आके हमारे बच्चों को पढ़ा के जाएगा, हमारा बच्चा बाहर नहीं जाएगा।
ये अगर हम तय कर लें तो सुबह सुबह करोड़ों की संख्या में चल रही गाड़ियां और हजारों करोड़ रुपए का पेट्रोल, डीजल और सड़कें और एक्सीडेंट होने रुक जाएंगे उसी टाइम पे, ऑन द स्पॉट, झटके में। नहीं रुक जाएंगे? इसके लिए कितना मुश्किल है ये। लेकिन क्योंकि वहां भी पढ़ा रहे हैं। आपके गांव का बच्चा पढ़ाने जा रहा है दूसरे शहर में या गांव में, और मेरे गांव का जा रहा है किसी तीसरे में, और उस गांव का, जहां आपके गांव का बच्चा जा रहा है पढ़ाने के लिए, वहां का बंदा जा रहा है कहीं और पढ़ाने के लिए। आप कहीं और नौकरी करने जाते हो, और जहां आप नौकरी करने जाते हो वहां का आदमी कहीं और नौकरी करने जाता है। गधे हैं क्या हम यार? हमको समझ में नहीं आता कि हम अपने गांव के लिए काम नहीं कर सकते का जो काम हम कर रहे हैं यार। एक वाटर वर्क्स का वाला आदमी है, मतलब टंकी चलाने वाला आदमी, उसको सिर्फ टाइम पर बटन दबा के टूटी चलानी है, सबको पानी मिल जाए। उसके लिए आपको नौकरी बाहर जाने की जरूरत क्या है? गांव के गांव में क्यों नहीं कर सकता? मास्टर जी को बच्चे पढ़ाने हैं, गांव के गांव में क्यों नहीं पढ़ा सकता? बताओ आप जरा। बजट कैसे आएगा? क्या कुछ जो उनको सैलरी भी देनी है? अरे सैलरी, जब बच्चा गांव में पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, गांव का आदमी पढ़ा रहा है, बजट के सिर में मारोगे? गांव की जमीन है, गांव का स्कूल है, गांव के बच्चे हैं, गांव का पढ़ाने वाला है, उन बच्चों का तो ख्याल रखना जो पढ़ा रहे हैं, बस उसका पूरा गांव मिलकर ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन एक मास्टर जी की तो चाहिए ना कोई तनख्वाह। मैं कह रहा हूं अगर 6 लोग पढ़ा रहे हैं या 60 पढ़ा रहे हैं, पूरा गांव मिलकर 60 लोगों की जिंदगी को नहीं चला सकता क्या? जो आदमी दिन रात डेडिकेटेड होकर आपके बच्चों को तैयार कर रहा है समाज के लिए, क्या पूरा समाज मिलकर उन 60 लोगों को नहीं चला सकता? डॉक्टर साहब, हम बैठे हैं यहां बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे ये चीजें बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, असंभव नहीं है, सही है, इसकी गारंटी है। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपको गलत आंकड़ों में फंसा दिया गया है, आपको जीडीपी में फंसा दिया गया है। बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ेगा, पैदल जाएगा, अपने भाई की किताब पढ़ लेगा और अगले साल फिर काम आ जाएगा, और भाई का ही पजामा पहनकर खेत में वो चला जाएगा अगर वहां पर, तो जीडीपी नहीं बढ़ती है मेरे दोस्त। जीडीपी बढ़ने के लिए बस में आना, पेट्रोल डीजल फूकना, ड्राइवर लगना, टायर खर्च होना, एक्सीडेंट होना, और फिर उनका इंश्योरेंस करवाना, और फिर वो सारे खर्चे इंपॉर्टेंट है जीडीपी के लिए। तो आपको आंकड़े बढ़ाने के लिए आपका बच्चा बाहर भेजना है, आपको आंकड़े बढ़ाने के लिए दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी है। देश की तरक्की का उसके कोई लेना देना नहीं है, आपके जीवन की सत्यता का उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि सरकार के बिना भी हम गांव में सरकार के बिना ही, सरकार के बिना भी नहीं, गधे को चाहिए कोई चलाने के लिए कि डंडा मारता रहे और चलाते रहे। इंसान को कंट्रोल करने के लिए कोई मशीन, कोई सिस्टम नहीं चाहिए। मुझे और आपको रहना है, हम मिल करके तय कर सकते हैं। देवेंद्र भाई मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, और मैं कह सकता हूं मनदीप भाई मुझे ये पसंद नहीं है, आप मेरा को मत परेशान करो, मैं आपको नहीं करूंगा। रहने में हमको क्या दिक्कत है भाई? लेकिन गांव में तो ड्योड़ पे भी झगड़ा रहता है। ये झगड़ा करवाया गया है। फिल्में नहीं आती कितनी सारी जो जमीन के ऊपर जर जोर जमीन चलता है गोली, वहीं से तो सीखा आपने, वरना कहां था ये सब? हम आपके खेत में काम करने जाते थे, आप मेरे खेत में आते थे, सब डंगवारे से चलता ही तो था। मतलब हम खेत में से घर जा रहे हैं, देखा कि मनदीप खेत में गेहूं काट रहा है, वो बोल रहा है उसके यार इतनी सी पाथ रहती है, अकेला लगा रहेगा तो इसको 2 घंटे लग जाएंगे, सारे जने बुग्गी से उतर के तो तारा जुआ बांधा जोटा फटाफट कच 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 करा चलते हैं इकट्ठे मिलके। होता नहीं था, मैंने देखा है। आप कह रहे हैं कि सारा जो गांव है सरकार के बिना ही चलेगा, सरकार के बिना ही चलेगा। अभी चल नहीं रहा है, अभी सब बर्बाद चल रहा है। वही बात आती है, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, देश कैसे अर्थव्यवस्था? चलेगा? या फिर वही बात है, देश क्या है? अगर आप वहां बैठे नेता को तनख्वाह देने को देश बोलते हो, अगर आप हथियार खरीदने को देश बोल रहे हो, अगर आप खाम खाई के जहाज खरीदने के लिए नेता को पैसे देने को देश चलाना बोलते हो, उनके ऐशो आराम के लिए, उनके विदेश यात्राओं के लिए आप देश चलाना बोलते हो, तो ये आपकी गलतफहमी आपको दूर करना पड़ेगा। आप देश किसी बाउंड्री का नाम नहीं होता मेरे भाई। मैं और आप मिलकर देश बनाते हैं। मैं चलूंगा तो देश चलेगा, आप चलोगे तो देश चलेगा। मैं और आप तो मरे पड़े हैं भाई। देखो ना, वो कह रहा है 5वीं इकोनॉमी बन गई, 3री इकोनॉमी बन गई, इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई, इतने टन की इकोनॉमी बना दी उसने तड़ी पार ने। वो कह रहा है ऐसा वोट करके, और मैं उससे पूछ रहा हूं, आदमी तो भीख मांग रहा है, वो तो 5 किलो अनाज लिख रहा है कागजों में कि मैं भिखारी हूं। किसान तो 500 रुपए महीने की भीख ले रहा है, 1 किले पे 6,000 रुपए साल का मिलने, उसमें
भिखारी बना रखा है ना किसान को, सबको तो बना रखा है, सब तो भिखारी बने हुए हैं। रांडा पेंशन भी आ गई तो रांडे भी भिखारी हो गए हैं। आपको लगता है वो पैसा देने के लिए आ रहा है? पैसा देने के लिए योजनाएं नहीं है। समाज में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। सोच कर देखो, आप स्कूल से पढ़े हो, कॉलेज में भी पढ़े होगे, आपने कितने साल लगाए पढ़ाई पर अपनी जिंदगी के? लगभग 14-15 साल तो 14-15 साल पढ़ा। 14-15 साल कितने तक पढ़े आप? अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ नीलम यूनिवर्सिटी से। मास्टर्स किया तो इसका मतलब ये हो गया 15 साल 14 साल ये हो गए, और नर्सरी एलकेजी यूकेजी 17-18 साल हो गए। हाँ, वो नहीं थी ना उस टाइम। हाँ ठीक है, चलो आपको 15 साल हो गए। हाँ। 15 साल में आपने पढ़ा किसने किस पर आक्रमण किया, हाँ। किसने किसको मारा, कितने युद्ध हुए, वो क्यों हुए, कैसे हुए, कौन जीता कौन हारा। क्या आपने कभी पढ़ा कि प्यार से कैसे रहे लोग, प्रेम से कैसे रहा करते थे, बीज कैसे बचाया करते थे, घर कैसे बचाया करते थे, परिवार कैसे बचते थे, सामुदायिक निर्णय कैसे होते थे, और कौन सी चीज बढ़िया रहती है, और किस तरह से बढ़िया जिया जाए, और खुश जीवन क्या होता है, और खुशहाल जीवन के क्या नुस्खे हैं, और खुशहाल जीवन किसको कहते हैं? कभी पढ़ा? किसी ने भी पढ़ा? तो आपको असलियत में वो युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, ना कि पढ़ा रहे हैं। गाय हमारी माता ही है, हमने पढ़ा। बस एक लाइन ही पढ़ी है। गाय क्यों माता है ये कभी नहीं बताया गया आपको। डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपने। कॉफी ले यार, बढ़िया हट सी। कितना हैंग हो गया मैं तो। अगर डॉक्टर साहब बात करें, आपका संगठन है, बहुत सारे ऐसे आदमी भी है, जैसे अब कांग्रेस है, बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो भी ये सोचते हैं कि भलारा क्यों चल रहा है, तो नकली लोग भी फिट किए जाते हैं। तो कोई वेरिफिकेशन सिस्टम होता है या फिर कैसे आपके संगठन? एक ही वेरिफिकेशन है हमारे यहाँ। मैं तो नंबर ही उसको देता हूं जो मेरे साथ काम करते हुए जिसको 2 महीने हो जाते हैं। अब काम करते हुए 2 महीने का मतलब क्या है? वो मेरे को पहले पूरा सुनेगा, पहले समझेगा, फिर अपने सवाल करेगा, और फिर बोलेगा कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। अगर उसको समझ ही नहीं आया तो नकली है। अभी फिलहाल समझ आ गया तो नकली रहा ही नहीं, असली हो जाएगा। क्या वेरिफिकेशन करेंगे हम? बात समझ जिसको आ जाएगी, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी देवता को मानता हो, किसी परमात्मा को मानता हो, कितनी ही उम्र का हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ये कॉमन सेंस की बातें हैं कि मुझे आपसे आपके साथ प्यार से रहना है। बात खत्म यार। यहां ये बताओ कैसे होगा, मैं ये जानना चाहता हूं बस। मुझे नहीं मतलब आपके पास कितना पैसा है, मुझे नहीं मतलब आप कहां रहते हो, मुझे नहीं मतलब गांव के हो कि शहर के हो, मुझे नहीं पता आपकी जात। मैं आपका कुछ पूछना ही नहीं चाहता। मैं आपके साथ प्यार से रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना है, मुझे इसका तरीका ढूंढना है। ये कौन सा मुश्किल काम है? आप भी तो यही चाहते हो यार। ग्राम सभा की बात करते हैं, पहले तो एक बार ये बता दें सर, ग्राम सभा क्या होती है? जो सरपंच है, जो मेंबर है गांव के, वो ग्राम पंचायत है। ओके। जो भी चुन कर आया है, जिसका इलेक्शन हुआ है, वो तो है ग्राम पंचायत या विधानसभा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकसभा। ये तो है चुन कर गए हुए कैंडिडेट। इनको जो चुनता है वो ग्राम सभा है, यानी कि जो आम लोग। हाँ, 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी वोट बनी हो या ना बनी हो, चाहे उसका लाइसेंस बना हो या ना बना हो, चाहे आधार कार्ड बना हो या ना बना हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो या ना हो, जो 18 साल से ऊपर का आदमी गांव का है, वो इस देश का मालिक है, और वो ग्राम सभा का ऑटोमेटिक मेंबर है, और उसके आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये बकायदा 73वें संशोधन में लिखा हुआ है, 72वें और 73वें में। लेकिन जो 99% लोग हैं, 1% तो आपने तो बता ही दिया, तो ग्राम सभा इनको ही मानते हैं। मानते हैं ना, क्योंकि उनको पता नहीं। बताया किसने आपको? आज 15 साल तो आप पढ़ाई खुद करते हुए हो गए सामाजिक जीवन की, और आपको भी, आप पत्रकारिता करते हुए हो गए। आपको कोई नेता बताने नहीं आया कि आप भी ग्राम सभा हो। बिल्कुल बिल्कुल है सर, ठीक है ना। तो क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि पब्लिक में मैसेज भेज दिया कि भाई गांव का कोई मौजूद सा आदमी वो ग्राम सभा है, या कोई गांव में जो सिलेक्टेड से कुछ 10-12 लोग हैं जो सामाजिक काम करते हैं वो ग्राम सभा है। ना,
हर एक 18 साल से ऊपर का आदमी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गांव में वोट हैं 1170 और 18 से ऊपर के लोग हैं 1200, वोट थी 1170 और 18 से ऊपर के मानस थे 1200, तो ग्राम सभा में 1200 आदमी हैं। पहली बात तो ये, ठीक है जी, उसका कोई मतलब नहीं। अब ग्राम सभा के 1200 लोग हो गए। अब ये 1200 लोग जो तय करेंगे, 1200 लोग जो तय करेंगे और जो गांव के लिए फैसला होगा, और उनमें से 70% लोग जिस पर साइन कर देंगे, वो ग्राम सभा का आदेश माना जाएगा। ना कि 4 लोंडर उठा के जुत्ती चाल पड़े कितने हो बोले हम ग्राम सभा हैं। वो तो ताना साहब, वो तो वैसे ठेकेदार हैं, वो ग्राम सभा नहीं है। वो गांव का काम करने वाले ठेकेदार है और गांव के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले नकली लोग हैं, वो ग्राम सभा नहीं है। वर्ल्ड WEF की अगर बात करें, एजेंडा 2030, तो इस पे आप खुल के बोलते भी हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जी जी। तो इसका आपके पास एविडेंस क्या है और आपका जो लॉजिक है वो एक एक पॉइंट अगर आप समझा दे तो अच्छा रहेगा। एक एक पॉइंट तो मैं कैसे समझाऊंगा आपको, शॉर्ट में समझा दो थोड़ा। देखो, मैं किसकी संतान हूं, ये मैं भरोसा करता हूं अपने माता और पिता पर कि मैं किसकी संतान हूं। वो मुझे कह देंगे कि तुम हमारी संतान हो, तो मुझे मानना पड़ेगा कि मैं उनकी संतान हूं। वो कह देंगे कि वो तुम उसकी नहीं उसके हो, हमारी नहीं उनकी संतान हो, तो मुझे उस पर मानना पड़ेगा। इसका कोई एविडेंस का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं, जब मैंने कोरोना की वैक्सीन के ऊपर बोलना चालू किया तो मुझसे लोग बोलते थे तुम्हारे पास प्रूफ क्या है जी। तो मैंने कहा, एक बार वो रखी है, डायरी रखी है, वो लेके आना एक बारी। मैंने कहा कि आप प्रूफ मांगना चाहते हो तो एक काम करते हैं, कोरोना उसकी वैक्सीन की कंपनी की वेबसाइट के ऊपर फैक्ट शीट में लिखा हुआ है कि इस वैक्सीन से ये चीजें हो सकती हैं, ये जो मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए हैं ये हो सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, हो सकते हैं, ये कंपनी ने नहीं कहा कि हो सकते हैं, ये तो क्रोसिन से भी हो सकते हैं, ये तो पैरासिटामोल से भी हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, उससे भी हो सकते हैं, ये भी मान लिया। पैरासिटामोल नहीं लेनी चाहिए, इसका मतलब ये है नहीं लेनी चाहिए। बोला लेते हैं, मैंने कहा नहीं, सिर्फ गधे लेते हैं, सिर्फ मूर्ख लोग लेते हैं। मैं 29 साल हो गए, मैंने आज तक कोई एलोपैथी की ड्रग्स नहीं ली, तो मैं कैसे कह दूंगा कि ये लेना होता है। मुझे बुखार का तरीका पता है, बुखार की टाइप पता है, बुखार कौन से मौसम में किस टाइप का होता है। मुझे नहीं पता तो मैं अपने वैद्य जी से पूछ के बता देता हूं, आयुर्वेद वाले से। वो कहेगा इस मौसम में ये वाला बुखार है। जैसे मैं अभी बताता हूं, पीछे से बारिश सी होने लगी थी, सर्दियां आने वाली थी, उस दौरान मुझे एक बार बुखार हो गया। तो मैंने अपने वैद्य जी को कॉल किया, मैंने कहा वैद्य जी बुखार हो गया। बोले शाम को दिन छिपने के बाद सिर पे पानी लगा था क्या? देखो कितनी कमाल की बात। मैंने कहा हाँ, बारिश आई थी, मैं जहां था और थोड़ी सी बूंदें लगी थी बस। बोला उसी से हुआ है, वात घुस गया है शरीर में, वात वाला बुखार है। तो मैंने कहा मतलब, बोला इस मौसम में यही चढ़ता है। तो मैंने कहा फिर अब वो मुझे, अगर मैं उसको मना कर देता तो उनके पास कोई दूसरा भी तरीका था कि इस मौसम में इस चीज से भी हो जाता है। हाँ। कई बार चोट लगने से भी बुखार हो जाता है। फिर वो मुझसे लास्ट में पूछते कोई चोट लगी है क्या, तो वो नहीं हुआ था। तो लास्ट में उन्होंने मुझे, जब उन्होंने पहली बार कहा तो मैंने कहा ये हो गया है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले जो किक्कर है ना, देसी किक्कर, बोला उसके फूल आ रहे हैं आजकल, वो फूल 5 फूल तोड़ के लाओ, 1 गिलास पानी चढ़ा दो, जब वो आधा गिलास रह जाए उसको गिलास में छान के वो पी लो बस। मैंने पिया, घंटे भर में बुखार खत्म। मतलब मैंने पहले दिन फास्टिंग कर ली थी और अगले दिन मैंने वैद्य जी से पूछा था, मैंने कहा था शायद थकावट की वजह से होगा, ज्यादा चल रहा हूं, मैंने रेस्ट किया, रेस्ट से भी बुखार नहीं उतरा। तो कई बार ज्यादा थकावट से भी बुखार हो जाता है कि तुमको रेस्ट देना, बॉडी अपने आप मांग लेती है कि तुमको रेस्ट चाहिए, बॉडी अपने आप तय कर लेती है। तो मैंने सोचा शायद थकावट की वजह से, मुझे नहीं उतरा। तो अगले दिन पूछा फिर मैंने वैद्य जी से, क्योंकि थकावट का नहीं है, ये मुझे कन्फर्म हो गया कि थकावट का नहीं है। वो उन्होंने बता दिया किस चीज का है, फिर उन्होंने बता दिया इस चीज का है। मैंने बेटे को भेजा, मैंने कहा किक्कर के फूल होंगे, मैं लिया। बेटा मैंने जगह बता दी कि वहां किक्कर है चंडीगढ़ में ना, मुझे मालूम था। तो वो वहां से घूम घाम के आ गया, बोला मुझे दिखाई नहीं दी। तो मैंने माँ को भेजा उसके साथ, मैं कहा माँ इसके साथ जाना, हाँ। इसको बताना। माँ बोली या तो किक्कर, बोला इसने किक्कर कहते हैं, हम तो बबूल कहते हैं। मगर ये हमारे चोरे यार भाई, नहीं मेरा।
बोला ये फूल है क्या इनके? मैं कहा हाँ। बोला फूल तो बड़े होते हैं वो गुलाब के जैसे। अरे बेटा इसके किक करके फूल यही है। दूसरे वह फूल ले आए, वो पीआर हो गया। फिर मुझे था सिर में दर्द, थोड़ा सिर में दर्द रह गया। मैंने फोन किया, मैं कहा वैसे सिर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, थोड़ी सी हींग लो एक चुटकी और तवे पे डाल के वो जो स्मेल जो उसका धुआं है वो ले लो, बस फालतू नहीं चक्करों में पड़ना। वो लिया, 5 मिनट में सिर दर्द खत्म हो गया। फिर ऐसे तो आप ये दवाइयों की दुकान बंद करवा दोगे। तो होनी चाहिए। ये फार्मा कंपनियों ने ही तो हमको पेस्टिसाइड दे रखा है, ये फार्मा कंपनियां ही तो सब कुछ कर रही है। रॉकफेलर फाउंडेशन का ही तो करा दे रहा है। यही तो बता रहा हूं दुनिया को, ये बंद होनी चाहिए। वैध बंद हो गए बल्कि ये दुकानें चल रही हैं। इसी यही तो बता रहे हैं कि आपको जाना इस तरफ चाहिए था, आपको गलत रास्ते ले गए। और मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यदि आप, अब एक बात बताओ, मैं अगर गाड़ी उठाता, डॉक्टर की पर्ची कटवाता और उससे मैं दवाई लेता और जाकर मैं मेडिकल की दुकान से दवाई लेकर के लेता तो उससे जीडीपी बढ़ती। अकी करके भूल तोड़ लिया, जीडीपी नहीं बढ़ी तो है। इसीलिए उन्होंने आपके गांव के जंगल काटे हैं, इसीलिए वो रास्ते के दोनों तरफ खड़े हुई जो मेडिसिनल प्लांट है उनको राउंड अप मार के खत्म करते हैं। आपको नहीं पता है कि जो आपके खेत के आसपास झाड़ हैं, जो आपके गांव में जो गांव के आसपास झाड़ है वो दवाइयां हैं। लेकिन आपको समझाया नहीं ना किसी ने। 15 साल तो स्कूल कॉलेज में जाते हुए चक्कर काटते हुए हो गए, किसी ने बताया ही नहीं कि वो दवाइयां हैं। जी आपने डायरी मंगवाई थी सर। ये मैंने वो जो आप बता रहे थे ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये मैंने उसमें 17 डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखे थे और वो आप कह रहे थे कि एक लाइन में बता दो। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पहले बनाया था एजेंडा 21, जब उसका नाम था यूनाइटेड नेशन से शिफ्ट होके चला गया अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। इधर से जो व्यवस्था है वो यूनाइटेड नेशन से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर आई और इधर से व्यवस्था जो है वो जनता से सरक कर प्राइवेट हाथों में चली गई। जैसे मैं आपको एक सबूत देता हूं। आजकल आप जाइए और चेक करिए जितने भी नए पार्किंग स्लॉट्स हैं जी। और जितने पुलिस वाले उस मशीन से चालान काटते हैं उसके ऊपर लिखा होता है स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड। यानी वो जो पैसा किसको जा रहा है, भारत की ट्रेजरी को नहीं जा रहा, वो पैसा जा रहा है स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब ये कोई कंपनी है। वो कंपनी किसने शुरू करी जाकर पता तो करो। आपको तो पता ही नहीं करना आता क्योंकि आपको रिसर्च करनी स्कूल में सिखाई नहीं जाती। आपको मतलब देश को, ठीक है। अब देश के बच्चे को रिसर्च करनी नहीं आती कि वो पैसा किसको जा रहा है, यानी आपकी ऊर्जा जो चूसी उस पुलिस वाले ने वो किसको दी, और जो पैसा आपको जा रहा, जो आपका जितना भी पैसा पुलिस वाले को भी नहीं पता होगा, उसको भी नहीं पता बेचारे को कि वो प्राइवेट कंपनी का दलाल बना हुआ है। वो पैसा जो जितना भी पर्ची काट रहे हैं, जितने चालान ये ऑनलाइन कट रहे हैं, जितने भी कैमरे से कट रहे हैं, वो सब स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को दे रहे हैं। अब आप रिसर्च करो दी करनाल स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड कब बना, कितने रुपए के कैपिटल से स्टार्ट हुआ और आज उसकी वर्थ क्या है, और जो भारत सरकार की ट्रेजरी थी उसमें कितना पैसा गया। तो आपको पता चलेगा भारत सरकार की ट्रेजरी में पैसा गया ही नहीं और केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पैसा जा रहा है। चाहे वो पैसा जीएसटी से जाए, ये टैक्स रिफॉर्म्स आपको लगता है कि टैक्स के अंदर सुधार के लिए था, अरे भैया टैक्स उधर ना जाकर के यहां आए स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड में, इसके लिए था। आपको जितना विकास नजर आ रहा है, जितनी सड़कें बन रही हैं, जितनी गलियां बन रही हैं, ये मतलब ये पागल है क्या? पुराने वाली ईंटें उखाड़ दी गांव में, आपके गांव में भी हुआ होगा कंफर्म, सबके गांव में हुआ है। ठीक ठाक गली थी, उखाड़ी और वहां इंटरलॉकिंग वाली लगा दी। ये स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के तहत संघियों की तो टाइलों की दुकानें थी, भट्ठे थे, आरएसएस वालों के तो उनकी तो जेब भरनी थी, वो तो इसलिए नहीं बोले। गांव के सरपंच को पैसा खाना था, वो इसलिए नहीं बोला। दूसरे आदमी को कह दिया था कि सरपंच तो दारू पी के बना, इसलिए बोल नहीं पाया क्योंकि वोट गलत आदमी को दी हुई थी। और मास्टर जी क्योंकि सुबह ही निकल जाते हैं गांव छोड़ करके, उसको पता ही नहीं, उसको रिसर्च करनी आती नहीं है। वकील साहब गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो ही चुके हैं। पत्रकार साहब को जीने वैसे नहीं देती है सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो किसी को नहीं पता कि वो पुरानी ईंटें जब ठीक थी तो उनको क्यों उखाड़ा गया, क्यों नई टाइलें लगाई गई, और वो पैसा कहां से आया, और पुरानी ईंटें आज कहां हैं। पूछा किसी ने? बात तो सोचने वाली है। हाँ, बहुत सारी हैं ऐसी तो इसलिए पूरी जो व्यवस्था की शिफ्टिंग है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ जा रही है कि अब आपके नए मालिक आ रहे हैं,
इसीलिए जंगल काटे जा रहे हैं, इसीलिए गांव को विस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि आपको गांव की और भारत की व्यवस्था का ही नहीं पता। गांव के लोगों को जो शहर है वो असल में अंग्रेजों के बसाए हुए हैं, भारत की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। और शहर की जो व्यवस्था है वो किससे चलती है मालूम है आपको? बताइए कहां से चलती है? शहर की व्यवस्था तो गांव से गांव ही चलाएगा। ना जी ना, शहर की व्यवस्था इंग्लैंड से चलती है। कैसे सर? आपने जो यहाँ चुनाव होते हैं पार्षद के, वो किसके पार्षद होते हैं? पार्षद जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कमेटी बोलते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन कंपनी होती है। हाँ। तो सारा का सारा वही से सब कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, ये कॉर्पोरेशन जितनी भी हैं, वहां जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सारी कमर्शियल एक्टिविटी है। अगर एमसीडी में आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है तो वो कमर्शियली आपने बच्चा बेच दिया है उनको। हाँ। आई बात समझ में? अगर आपने वहां कागज में दर्ज करा लिया तो बच्चा उनके नाम लिख दिया, अब बच्चा कहीं नहीं भाग सकता। यानी आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाकर अपनी कंसेंट दे दी है कि मैं इस बच्चे को मृत घोषित करता हूं। मृत, समझे? आपने नहीं बनवाया? मुझे पता नहीं था उस टाइम पे। मेरे बच्चे का जब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना तो वो 2006 की बात है, तो मुझे तो अकल है भाई ना। 2017, 18, 19 इस दौर में जब रिसर्च करने लगे, जब ये सारी शिफ्टिंग होने लगी, उससे पहले के जितने काम है वो सारे कांड मैंने करे हुए हैं, जितने भी है जो हम सब करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पता चल रहा है मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना? तो अमृत घोषित क्यों कर दिया? क्योंकि गेम क्या है, ना तो हमें ये बताया जाता कि भैया ये लीगलीज क्या है। जितने भी कानून बने हैं लीगलीज भाषा में लिखे हैं जी। ना ही हमारे देश में लॉ ऑफ द लैंड है। ये जो कानून चलता है ना 1861 का, जो 1860 का आईपीसी, जो अब आजकल आप कह रहे हो बीएनएस बन गया है, टोटल फ्रॉड, और जो 1861 का पुलिस का कानून, ये सारा समुद्री लुटेरों के बनाए हुए कानून है, जहां आपको हर कदम ये याद दिलाया जाता है कि हम आपको कंट्रोल करते हैं, आप एक मृत प्राणी हो। क्योंकि मृत प्राणी में आपने कभी पुराने टाइम पर सुना हो कि किसी को अगर फांसी देनी है जी, तो ऐसे बोलते हैं कलम तोड़ दी। हाँ। ये तो है देसी भाषा में कि फांसी देकर कलम तोड़ देता था मालिक पहले, हाँ। क्योंकि आगे कलम होती थी वो आगे, तो उससे दोबारा किसी का फैसला नहीं लिखता था। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कैपिटल पनिशमेंट। सर कलम करने को बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। और जो आदमी मरा होता है उसका नाम लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में। इसीलिए जब भी बैंक में खाता खुलता है, जब भी आपका स्कूल में खाता खुलता है, जब भी आपको नौकरी के लिए आवेदन करना होता है, जब भी आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है, आपको स्पेशली हिदायत दी जाती है कैपिटल में लिखिए। आपके सिग्नेचर कभी कैपिटल में नहीं होते, लेकिन जहां सिग्नेचर होते हैं उसके नीचे आपका नाम कैपिटल में होता है कि इस मरे हुए आदमी के सिग्नेचर है। ये लॉजिक गजब का नहीं है, रियलिटी है ये, लोगों को पता नहीं है। सिखाया दस्तखत करने ही इसलिए सिखाया था मेरे भाई। ये बता तो रहा हूं, आंगनबाड़ी वर्कर ने कितना बड़ा खेल खेला है, प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। प्रौढ़ शिक्षा नहीं थी, वो फ्रॉड शिक्षा थी। तो इसलिए ये जानकारी नहीं है लोगों को। तो फिर मैंने एसडीजीज जो लिखे थे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, ये बच्चों से पोस्टर बनवाए जाते हैं, प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। हमारे बच्चे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इतने बड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए हैं, बहुत शानदार हैं। असलियत में क्या होने वाला है वो बता रहा हूं। अब आपको हो गया एविडेंस क्या है। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास तो कोरोना के भी एविडेंस नहीं थे, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब देख लेना, मैं आपको बता देता हूं एक एक करके जी। पहला वो कह रहे हैं गरीबी उन्मूलन, वो कह रहे हैं गरीबी को मिटाना है। गरीबी कैसे मिटेगी? राहुल गांधी भी वही भाषा बोल रहा है और नरेंद्र मोदी भी वही भाषा बोल रहा है। गरीबी केवल तब मिट सकती है जब कोई गरीब ना रहे जी। गरीब कौन है? जिसके पास खाने के लिए कपड़े ना हो, जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, और जिसके पास मतलब अपनी जरूरतों का सारा सामान पूरा हो। ये कैसे पता चलेगा कि किस आदमी को कितनी चीजों की जरूरत है? उसके लिए ये क्या बोले तो डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। हाँ। डिजिटल इंडिया का क्या लाभ है? असल में आपको नहीं, उनको, आपको कोई लाभ नहीं है। ठीक है,
उनको लाभ क्या है? उनको लाभ ये है कि पता लग जाएगा कि मनदीप के खाते में महीने में कितना रुपया आता है। तो पता चलता है कि मनदीप के पास एक गाड़ी है जिसमें वो महीने में इतना पेट्रोल का खर्चा होता है, क्योंकि आप जब कार्ड से पेमेंट करते हो या यूपीआई से करते हो, पता है कि पेट्रोल पंप पे गई है वो पेमेंट जी। वो तो उनको मालूम है कि पेट्रोल का, फ्यूल का इतना खर्चा है, खाने की आइटम का इतना खर्चा है, जिसमें से इतना खर्चा बड़े होटल का है, इतना खर्चा छोटे होटल का है, इतना दारू के ठेके पर पेमेंट करता है और इतना ठर्रे वाले देसी पे करता है। मतलब वो कहाँ पे से दारू ले रहा है, कहाँ से जूते लेता है, कितनी अमाउंट के लेता है, राशन कहाँ से लेता है और कितनी अमाउंट का राशन खाता है, सबका पता लग रहा है ना आपके बारे में। तो वो सारा पता लग गया। तो उन्होंने कोरोना में लॉकडाउन लगाकर ये चेक किया कि एक घर में हर एक व्यक्ति को खाने के लिए कितना राशन बहुत होता है और कितनी चीजें काफी हैं कि जीवन यापन के लिए मिनिमम कितना है और कितने दिन जुगाड़ से गुजारा कर सकता है वो व्यक्ति। ये उन्होंने चेक कर लिया। तो अब उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यदि महीने में 6,000 रुपया मिल जाए तो गरीबी को मिटाया जा सकता है। राहुल गांधी यही बोलता है जी। साल का 72,000 रुपए खाते में जमा कर दो, उसके पैसे में आएंगे तो वो खर्च करेगा तो मार्केट चलेगी और इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना। वही जीडीपी की भाषा बोलता है, बर्बादी की, यही बर्बादी की भाषा में ये बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं राशन हम दे रहे हैं, बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, तुम्हारे आने जाने, तो तुमको काहे को टेंशन लेनी है भैया, तुम्हारे कार्ड भी सारे बना रहे हैं, ट्रैवलिंग के भी उसके भी, तो तुमको पैसे की जरूरत क्या है? इधर से सरकार कह रही है पैसे की जरूरत क्या है, राहुल गांधी कह रहा है पैसे की जरूरत है, और उधर से पैसा खत्म किया जा रहा है। भारत की करेंसी रुपया है लेकिन उसको ई रुपया बनाया जा रहा है सीबीडीसी ला करके। तो अब रुपया जब तक छापेंगे तब तक उसके बराबर में आरबीआई में सोना रखना पड़ेगा, और खाली डिजिट अगर देनी है तो उसको डिजिट बना दो, तो उसको क्रेडिट स्कोर बनाना पड़ेगा, सोशल क्रेडिट स्कोर। तो धीरे धीरे आदमी को कैश से दूर करके खाली मोबाइल की डिजिट में केंद्रित कर दो यूपीआई के अंदर, तो आदमी वहां पर चल रही डिजिट को ही रुपया मानना चालू कर देगा। तो अब उनको आपके खाते में डिजिट ट्रांसफर करना कोई बड़ा काम नहीं है। वो बोलेंगे 6,000 रुपए मिलेंगे हम महीने के, तुम्हारा इससे ज्यादा में, इससे कम में गुजारा हो जाता है, लेकिन घर में 4 लोग हो तो 24,000 रुपया हम तुम्हारे हर महीने डाल देंगे, बदले में तुमको चुप रहना है, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, इस सड़क पर नहीं जा सकते, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर सकते, पुलिस वाले के सामने नहीं बोल सकते, जमीन पर ऐसे अधिकार नहीं जमा सकते, हमने जो कह दिया तुमको मानना पड़ेगा। अगर इसको गरीबी उन्मूलन की तरफ लेकर जाकर सोच रहे हो तो भैया आप गलत सोच रहे हो। वो जो करने जा रहे हैं वो उसके पीछे खेल अलग है। इसको उन्होंने बोला है, पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है उसने बोला है वर्ल्ड यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। तो आपको हर प्रबुद्ध जन अपनी अपने सेमिनार्स में बोलता हुआ दिखाई देगा, इकोनॉमिक्स वाला, कि अगर लोगों के पास पैसा आ जाए तो लोग अमीर हो जाएंगे। हमने कहा गधो, अमीर पैसे वाला नहीं होता, धन वाला होता है। धन मतलब कैश जिसके ना, धन वाला, धन वो है जिसकी कीमत घटती ना हो, धन वो है। जैसे 7 नवंबर 2016 को हम 5-6 लोग बैठे हुए थे, सबके पास 10-10 लाख रुपए के नोट थे, धन नहीं था, रुपए के नोट। अब एक भाई ने 10 लाख रुपए का सोना खरीद लिया, दूसरे ने 10 लाख रुपए की जमीन खरीद ली, तीसरे ने 10 लाख रुपए की भैंस खरीद ली या गाय खरीद ली, चौथे ने 10 लाख का ट्रैक्टर खरीद लिया, पांचवें ने 10 लाख का लोहा खरीद लिया, और मैंने 10 लाख रुपए के नोट को यूं का यूं कुछ नहीं कहा कि पैसे रखे यार, ठीक है, मौज है, देख दूंगा, रोज पलट के देखूंगा, ठीक है। अब 8 तारीख को एक सफेद दाढ़ी वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गुलाम टीवी पर आया और उसने बोला, आज रात 12 बजे से तुम्हारे 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे और अब ये कूड़े का ढेर हो जाएंगे। तो जिसने 10 लाख रुपए का सोना लिया था वो बोला कोई टेंशन नहीं, जिसने जमीन ली थी कोई टेंशन नहीं, जिसके पास भैंस है वो बोला यार अगले 2 साल में एक और भैंस हो जाएगी, जिसने ट्रैक्टर खरीदा था वो बोला यार कीमत कम हो गई, आज 8 लाख का रह गया, जिसने लोहा खरीदा था वो मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 8.5 का हो गया कि 7.5 का हो गया, लेकिन जिसके पास 10 लाख रुपए के नोट पड़े थे वो तो 0 हो गए। इसका मतलब वो धन था,
और ये जो नोट थे ये किसके बदले में लेके आए थे हम? काम करने के बदले में। काम कब करेंगे हम? जब स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ कब रहेंगे? जब भोजन करेंगे, शुद्ध हवा लेंगे और सूरज की रोशनी पौधे को मिलेगी। सूरज की रोशनी से पौधे को ऊर्जा मिलेगी, पौधा उससे भोजन बनाएगा, वो भोजन हम करेंगे और सेहत ठीक रहेगी, तो हम वो नोट कमा पाएंगे या डिजिट का। इसका मतलब असली धन क्या हुआ? वो चीजें, सूरज की रोशनी, हवा, अनाज शुद्ध, प्योर, ऑर्गेनिक। यदि वो आप नहीं खा रहे तो आप निर्धन हो, धन नहीं है आपके पास। यदि आप वो खा रहे हो तो आप सेहतमंद हो, तो आप दौलतमंद हो। इसका मतलब आपके पास खूब दौलत है, आप काम करो और अपना काम गुजारा कर लो। अभी मैं जैसे आया हूं, हाँ। अगर मैं काम नहीं कर रहा होता सोसाइटी के लिए, तो मुझे दुकान पर जाकर 20, 30, 10 रुपए खरीद करके उस चाय पीनी पड़ती। आपने मुझे पैसे तो नहीं लिए मेरे से चाय पिलाने के जी। अभी कॉफी पिलाने की बात कर रहे हो, 100-150 रुपए का भी पी जाऊंगा। बोल बोल के ही पी गया इतना तो मैं। क्योंकि आपको ने देखा कि ये जो बोल रहा है ये अपने लिए नहीं बोल रहा है, ये तो मेरे लिए भी बोल रहा है। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा काम किया, आपने उसके बदले में मुझे चाय भी दे दी और कॉफी भी दे दी। फिर आपने ये वीडियो चला दी तो लोग मुझे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझेंगे, तो फिर अपने यहाँ भी चाय कॉफी का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आपने मेरे लिए इतनी सारी चाय कॉफीज का अरेंजमेंट कर दिया आज बैठे बैठे कि मैंने जब काम किया तो, लेकिन मैं ये काम केवल तब कर पाया जब मेरी बुद्धि ठीक थी और मेरी सेहत ठीक थी। इसका मतलब वही असली धन है। आपकी सेहत, सेहत, सबसे आपकी बड़ी। अक्ल, आपका परिवार, लोग, समाज, पशुधन, श्रम धन, पुत्र धन, ये धन है भाई, जिसकी कीमत कभी कम नहीं होती। जिसकी भी कीमत कम हो जाए वो धन नहीं है। बस आप देख लो ये डिजिट तो कब इंटरनेट गायब हो जाए और कब गायब हो जाए, तो ये कैसे धन हो जाएगा? तो निर्धन बनाया जा रहा है जी। हमारी सारी मेहनत चूसी जा रही है। तो गरीबी उन्मूलन समझ आ गई, यानी वो एक्चुअली वो गरीबों का उन्मूलन। अब आपकी बातों से बहुत सारे लोग है ना ये बात समझेंगे और जमीन में या कहीं और इन्वेस्ट करें। हाँ, सोने में करो ना यार। पागल गाड़ियों पे लगा रहे हैं, बेवकूफ अपने बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल ले रहा है, कोई टीवी खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, और किसी को नहीं पता। कमाल की बात बताऊं मैं आपको, पेस्टिसाइड कंपनी, फिर खेत में काम करने वाला ट्रैक्टर कंपनी, फिर उसमें डलने वाला पेट्रोल और डीजल कंपनी, फिर जब आप घर आते हो तो बाथरूम में बनने वाली टाइल कंपनी, और बिजली चलाने वाली कंपनी, तारों की कंपनी, और बिजली कंपनी, और पानी बेचने वाली कंपनी, और साबुन बेचने वाली कंपनी, और लेटरिन की शीट बेचने वाली कंपनी, बाथरूम के सारे समाज और सामान बेचने वाली कंपनी, और ये सीमेंट बेचने वाली कंपनी, ये ब्रांडेड कपड़ा बेचने वाली कंपनी, और बसें बेचने वाली कंपनी, और बाइक बेचने वाली कंपनी, और फिर उससे जब आप बीमार हो जाते हो तो दवा कंपनी, और फिर जो दिमाग खराब करने के लिए बेचा जा रहा है वो सिलेबस बनाने वाली कंपनी, वो एक ही है जिसने 1970 के दशक में अपने देश को हरित क्रांति का रिकमेंडेशन दिया था, जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। तो आप कुछ भी करोगे उसी कंपनी को पैसे जाएगा, और ये आपको पता ही नहीं है। एक गजब की रिसर्च है। तो आप स्टडी कहां से करते हैं? सामने पड़ी रहती है, आप ढूंढते ही नहीं हो। भाई जब जॉन डीरे ट्रैक्टर आया तो हमने कहा या तो ये तो बिल गेट्स का है। फिर हमने देखा बिल गेट्स की सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक की है। फिर हमने देखा ब्लैक रॉक के बराबर की जो कंपनी है वो वैनगार्ड है। फिर देखा वैनगार्ड के बराबर की जो है स्ट्रीट कॉर्पोरेशंस है। फिर हमने और कंपनियों को ढूंढा और पता चला इन सारों के ही मालिक रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर है। वो सारी दुनिया को अलग अलग दिखाई दे, आपको अंबानी और अडानी अलग दिखाई दे रहे हैं, आपको टाटा और बिरला, महिंद्रा और ये सब अलग दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि मैं महिंद्रा की और टाटा की खरीद के मेड इन इंडिया खरीद रहा हूं, आपको पता ही नहीं है टाटा और महिंद्रा की कंपनियों में भी उसी ब्लैक रॉक और उस रॉकफेलर की मतलब उस ब्लैक रॉक और वैनगार्ड की इन्वेस्टमेंट है जहां अंबानी और अडानी की लगी है। तो कांग्रेस अगर टाटा बिरला को बढ़ा रही थी और बीजेपी अगर अंबानी अडानी को बढ़ा रही है, तो इन चारों का मालिक वही है एक ही। और उसकी इकोनॉमी कितनी है मालूम है? भारत की जीडीपी, भारत का जो साल का एनुअल बजट है 50 लाख करोड़ है ना, है? हाँ। और उनका साल का मैनेजमेंट कितना है मालूम है? 1180 करोड़, लाख करोड़, 1180 लाख करोड़।
यानी कि भारत को 25 साल चला सकते हैं वो। एक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ नाम है उसका ब्लैक रॉक, और उसका मालिक रोथस्child रॉकफेलर है। तो जितने आपके साबुन, सेंट और ये फेस वॉश, हैंड वॉश और जो प्लास्टिक की कंपनी, जो एल्यूमिनियम की कंपनी, सब में उसी की इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट में अपने ही पैसे को इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट बढ़ाता है, फिर आपका पैसा लगाता है और फिर आपका पैसा निकाल लेता है और अपनी ही दूसरी नीचे चल रही कंपनी में लगा के उसको चढ़ाता है, फिर आपका पैसा उसमें लगवाता है और आपका निकाल के फिर नीचे अपनी ही कंपनी, सब अपनी ही कंपनी में डाल डाल के आपका पैसा खींच रहा है। और आपको इसीलिए हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में खबर आती है, निवेशकों के 20 लाख करोड़ डूबे, निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूबे, मालिकों का कुछ नहीं हुआ। लैंगिक समानता बोला उन्होंने बोला जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? वो ये नहीं कह रहे एक्चुअली कि पुरुष और स्त्री को समान समझो, लड़का और लड़की को बराबर समझो, ऐसा नहीं कह रहे वो, क्योंकि लड़का और लड़की समान हो ही नहीं सकते, जेनेटिकली वो अलग हैं। और इंसान रूप में तो फिर गरीब और अमीर को भी बराबर मानो आप, उनको भी अलग अलग क्यों तोलना गई हुई है आपने सामाजिक ढांचे में? उन मतलब नेता को और जनता को भी बराबर मानो आप, फिर तो सिर्फ औरत और मर्द को क्यों फिर बराबर रख रहे हो? वो जेनेटिकली अलग हैं और औरत बहुत ऊंचे स्तर पर है। जब औरत आदमी की बराबरी करने की बात करती है तो औरत उसकी तरह दारू पीने की बात करती है, उसकी तरह सिगरेट पीने की बात करती है, उसकी तरह पोलीगैमी की बात करती है कि मैं भी 3 पार्टनर बनाऊंगी, तुम कैसे बना सकते हो? औरत ये तो नहीं कहती है कि मैं आदमी बन जाती हूं, लेकिन फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रही है कि बन जाओ ना, लिंग परिवर्तन कर लो ना, क्या दिक्कत है? अब तुम औरत नहीं है, अब औरत भी मर्द बन सकती है और मर्द भी औरत हो सकती है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे, उनको पैसा देके करोड़ों रुपया, उसको जेंडर चेंज करवाया जाएगा और मीडिया के अंदर महिमा मंडित किया जाएगा कि उन्होंने ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर इक्वालिटी के एजेंडे में LGBTQ में लगाया गया। तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और सेक्स जेंडर चेंज, ये सारे प्रोपेगेंडास उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का खेल में आते हैं मेरे दोस्त। तो ये लिंग समानता क्या है, इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, ना कि खाली आप इतने से मान जाओ कि वो लड़की और लड़के को बराबर करना चाहते हैं। नहीं, वो लड़की और लड़कों के हार्मोन सबके छेड़ना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं हार्मोन कैसे खराब होते हैं, हार्मोन को बनाने की जो फैक्ट्री है और जो उसको चलाने का जो काम है, ट्रिगर करने का काम, वो काम होता है मेलाटोनिन से। मेलाटोनिन हमको स्वस्थ रखता है और हमारे हार्मोन, जब जो सा हार्मोन चाहिए वो हार्मोन हमको देता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और मेलाटोनिन बनाने का काम करती है हमारी पाइनियल ग्लैंड, और पाइनियल ग्लैंड है हमारे यहाँ पर छोटा कागज, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है नरम होता है ना सिर, वहां पर वो पाइनियल ग्लैंड है। उस पाइनियल ग्लैंड पे अटैक कर दो, आदमी सही और गलत का निर्णय ही नहीं ले पाएगा। अब वो पाइनियल ग्लैंड कैसे कैसे खराब होती है, उसके 6-7 कारण है। कारण नंबर 1, उस बच्चे को ग्लाइफोसेट खिला दो उस आदमी को। अब ग्लाइफोसेट सीधा तो नहीं खाएगा, क्योंकि ग्लाइफोसेट से कैंसर भी होता है और पाइनियल ग्लैंड भी खराब होती है। तो फिर ग्लाइफोसेट कैसे देगा? तो उसने कहा एक काम करते हैं, भारत को ये बताते हैं कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास अनाज नहीं है, तुम्हारे को हाइब्रिड बीज देते हैं और यहाँ हरित क्रांति का नौटंकी चलाते हैं, और हरित क्रांति के नाम पर जो बीज देंगे और जो तुमको वो पेस्टिसाइड और यूरिया DAP देंगे, सब में ग्लाइफोसेट डाल देते हैं। तो आपके देश के प्रत्येक नागरिक के प्लेट में रखा हुआ बिस्किट, नमकीन, दाल, रोटी, डबल रोटी, ब्रेड, गेहूं, चावल, होटल, ढाबा, PG, हॉस्टल, जहां भी रोटी खाओगे, जहर वाली रोटी, ग्लाइफोसेट वाली खाओगे, तो पाइनियल ग्लैंड पे डायरेक्ट अटैक होगा। दूसरा नंबर, अगर मान लो वो आदमी ऑर्गेनिक उगाने लग गया तो फिर एक काम करते हैं, इसका जो दूसरा जो अटैक है वो है कि बंदे को फ्लोराइड खिला दो। अब डायरेक्टली फ्लोराइड बंदा नहीं खाएगा तो फिर क्या करें? सुबह सुबह अगर ये गांव का आदमी गांव में ही नौकरी करेगा तो पूरे गांव को सारी सच्चाई बता देगा, सरकार क्या षड्यंत्र रच रही है। क्या पता कौन जमीर जागा हुआ देवेंद्र बलहारा मास्टर निकलाए कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है सरकार। जब मेरे गांव में, मेरे स्कूल में, जब डायरेक्टरेट से एक 3 लाख रुपए का चेक देने के लिए मुझे बोला, मैंने कहा कहाँ है का? बोला टेबल और कुर्सी आ रही है। मैं कहा मैंने थोड़ी खरीदी है। बोला ऊपर से डायरेक्टर ने खरीदी है। तो मैं डायरेक्टर देगा ना पैसे,
बोला नहीं, आपके स्कूल के बिहाफ पे खरीद। मेरे स्कूल के बिहाफ पे वो क्यों खरीदेगा, मुझे जैसी जरूरत होगी मैं खरीदूंगा। तो वो आया बोला सस्पेंड हो जाओगे। मैं कहा लात मारूंगा साले को जो सस्पेंड करेगा। मेरा स्कूल है, मैं इंचार्ज हूं, यहाँ स्कूल में जो आएगा मेरी मर्जी से आएगा, जो मेरी जरूरत होगी, जो मेरे बच्चों की जरूरत होगी। इनके माँ बाप के 3 लाख रुपए ऐसे ही साइन करके नहीं दूंगा। अरे बोला नहीं, 1 लाख उसमें आपका भी है। मैं कहा फिर तो पक्का पिटेगा डायरेक्टर। तब मैंने देखा यार ये क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साइन करो इसके ऊपर, एक प्रस्ताव पास करो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कि हम एक स्कूल की रजिस्ट्री जो है सरकार के नाम करवाना चाहते हैं। कैसे करवाना चाहते हैं सरकार के नाम? ये गांव की जमीन गांव के पुरखों ने दी थी अपने जमीन में से, और तब जाके स्कूल बना था। ये गांव का स्कूल है, पहले तो बोला भी करते गांव वाले स्कूल में पढ़ा है, ये भी सरकारी स्कूल कहने लगे सरकार का। ये गांव के पुरखों की जमीन है, इसको सरकार नहीं हथिया सकती। बोले तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरा मास्टर करेगा, तुम्हारी ट्रांसफर कहीं और कर देंगे, वो नया आएगा वो करवाएगा। उतरेगी। इसका मतलब जो मास्टर बता नहीं रहा है पूरे गांव को कि तुम्हारी जमीन को वो लोग अपने नाम कर रहे हैं, वो तो धोखा कर रहा है। तो फिर ऐसा करके पानी की टूटी पर काम करने वाला व्यक्ति, जो टंकी वाला डग्गी वाला बोलते हैं, वो डग्गी वाला व्यक्ति तो बता देगा कि तुमको एक पाउडर दिया जा रहा है डेली। तो फिर उन्होंने क्या कहा, डग्गी वाले आदमियों की नौकरी दूसरे गांव में लगा दो, उनको एक पाउडर दिया जाता है जो डेली उनको एक फनल में डाला जाता है, थोड़ा 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 सबके घरों की टूटियों में चला जाता है, उसमें फ्लोराइड होता है, साफ करने के लिए आपको बताया जाता है कि वो सफाई के लिए है। चेक करो कि जो सफाई के लिए डाला जाता है वो कितने महीनों में डालना चाहिए। वो हमारे शरीर में साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार जाना चाहिए। यानी सफाई करने वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में डालना चाहिए, उससे पहले नहीं। वो तो रोज दिया जा रहा है आपको, क्योंकि वो फ्लोराइड हमारी पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करता है। उन्होंने कहा अगर गांव वालों को पता चल गया कि वो फ्लोराइड वाला पानी उबाल कर आधा कर दो, तो उसके बाद ठंडा करके पियो तो फ्लोराइड का असर खत्म हो जाता है। फिर उनको अकल आ जाएगी भाई, जैसे शुद्ध खाना चालू कर दो, फिर फ्लोराइड वाला पानी पीना बंद कर दो। तो फिर पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करने का तीसरा काम करता है केमिकल वाली स्मेल। तो केमिकल वाली स्मेल कैसे देंगे? एक काम करो, इनको मच्छर भगाने वाली कॉइल, जलाने वाली कॉइल, मस्किटो कॉइल, सेंट, शैम्पू, साबुन, हैंड वॉश, फेस वॉश, क्रीम, जितनी भी चीजों में से स्मेल आती है वो इतनी दे दो मार्केट के जरिए कि ये सारे कुछ ना कुछ लगाना चालू कर दे, ताकि वो स्मेल जैसे ही नाक में जाए डायरेक्ट पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करे और बुद्धि को डाउन रखे। अच्छा, मान लो कोई गांव का आदमी जो शौकीन नहीं है कि भाई वो सेंट भी नहीं लगाता है, तो फिर बुद्धि को खत्म करने के लिए यूज होता है व्हाइट लाइट। तो एक काम करो, घरों में ट्यूबलाइट सारी की सारी एलईडी ले आओ, वो चसबुज वाली नहीं, पीली लाइट नहीं होनी चाहिए इनके घर में, सबको व्हाइट लाइट। बोला नहीं ले रहे व्हाइट लाइट, तो एक काम करो एलईडी दो इनको फ्री में बांटो, सस्ती दो एलईडी। उनको बोलो बल्ब सस्ता क्योंकि बल्ब 10 रुपए का पड़ता है, एलईडी महंगी पड़ती है। उनको बोलो एलईडी से बिजली का खर्चा बचता है। खर्चा तो आपने देखो, आप 100 वाट का बल्ब लगाते थे तो अब महीने का बिल आता था 200 रुपया। अब आप 8 वाट की या 5 वाट की या 10 वाट की एलईडी लगाते हो तो अब आपका खर्चा आ रहा है 2000 रुपया। बात सही है। क्या यार गधे हो यार, तुम्हारा खर्चा कम होना चाहिए था, 200 से 50 रुपए पे आना चाहिए था, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि आपको एलईडी दे दिया। वो बोले अरे घर में एलईडी तो सिर्फ रात को जलाते हैं। अच्छा, तो एक काम करो, इनकी मोटरसाइकिल गाड़ियों में सफेद एलईडी ऐसी दे दो जो दिन रात जली रहे, सामने से आ रहे आदमी की सीधा आंखों में पड़ती रहे और इनकी बुद्धि को डाउन रखे। उत्तरे की ये हो सकता है क्या? फिर बोले चलो अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि वो गाड़ी भी इस्तेमाल ना करता हो और घर में एलईडी भी ना हो, घर में बिजली का कनेक्शन ही ना ले रखा हो, तो फिर एक काम करो, इनको एल्यूमिनियम सस्ता दे दो, क्योंकि एल्यूमिनियम हैवी मेटल है। छोटे से बच्चों को वैक्सीन में ही डाल के दे दो। बच्चों की वैक्सीन में एल्यूमिनियम होता है, आपको पता नहीं होता है तो। और एल्यूमिनियम हैवी मेटल है, और हैवी मेटल आपके ब्लड में जाके क्लॉटिंग तो करती है, साथ ही पाइनियल ग्लैंड को भी डाउन रखती है। तो बोला कि ठीक है फिर एल्यूमिनियम कर दो। तो बाल्टियां एल्यूमिनियम की दे दो, इनको दरवाजे एल्यूमिनियम के दे दो, इनको टब एल्यूमिनियम के दे दो, इनके घर में चारों तरफ एल्यूमिनियम हो जाना चाहिए। फिर बोले अगर ये फिर भी गांव में लोहार रखते हो और लोहे का सामान इस्तेमाल करते हो और ये एल्यूमिनियम अगर इस्तेमाल ना करते हो, तो फिर बोला 5G की रेडिएशन और वाईफाई का कनेक्शन दे दो, क्योंकि वो भी बुद्धि को डाउन रखती है।
तो इससे कैसे बचोगे? आपने वाईफाई नहीं लगवाया कोई बात नहीं, पड़ोसी ने तो साला लगवाया ही है। और अगर तुमने लगवा लिया कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है कोई बात नहीं, टावर ऐसी जगह लगा देंगे कि हर आदमी की बुद्धि को खत्म कर देंगे। कितना बड़ा खेल था। बचेंगे कैसे इससे? अब पता लग जाए, पहले बचने के रास्ते भी बताएंगे भैया। पहले ये तो मान लो कि इससे होता है, रिसर्च करो ग्लाइफोसेट का कहां कहां मिलता है, क्या साइड इफेक्ट है, पता करो फ्लोराइड का कहां कहां होता है, क्या इसका असर है, पता करो केमिकल्स जो स्मेल आती है वो क्या क्या है, जो जितनी चीजें मैं बता रहा हूं पहले पता तो कर लो कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मेरे को बीमारी पता है, उसका कारण पता है, तो इलाज भी पता है। तो साहब अगर आपको पावर मिले, जो बातें आप कह रहे हो, तो आपका पहला काम क्या होगा? कौन सी कानून, कौन सी नीति, क्या आप जारी करेंगे? ना पूछो तो बढ़िया भाई, पूछ लिया। मैं तो हिटलर की तरह, जितने नेता आज तक बने हैं, जितने मीडिया घराने हैं, मैं तो सारा ना गैस चैम्बर में बंद करके मारूंगा सबसे पहले। मेरे देश का कुकर नाश करके 47 का लेगा आज तक उनके खानदान, उनका बीज नाश करूंगा सबसे पहले। मेरे पूरे भारत का बीज नाश कर दिया इन कुत्तों ने, तो मुझे तो ना ही मिले तो ठीक है। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी जैसे बातें भी बताई हैं, अवेयरनेस की बात आप बता रहे हो, लेकिन कोई ड्राफ्ट है आपके पास जो इन सारी समस्याओं का हल हो? करोगे क्या? उस ड्राफ्ट का करोगे क्या? पहले न्यू तो मान लो जो मैं बता रहा हूँ समस्या है, पहला देश या तो मान जाए। ड्राफ्ट तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा लागू, ड्राफ्ट का नहीं है रोड़ा। पहले तो बुद्धि तो खोलो अपनी, पहला खाना तो ठीक कर लो, पहला हेल्दी रहना तो सीख लो, पहले बैठ कर न्यू तो मान लो। अगर जाटर माम बना लग को नहीं, न्यू तो मान लो पहले। अब तक तो इसे तीस तक उन गड़े हैं, मान लो यार। न्यू तो मान लो पढ़ा लिखा अनपढ़ बराबर है। यूं तो मान लो कि इस जात का बराबर, इस गांव वाला बराबर, आपका छोरा और मेरा छोरा, मेरी छोरी और आपकी छोरी बराबर है। पहला न्यू तो मान लो, ये बात तो चल ना आगे। तो न्यू मानो कि आपका रहना जरूरी है उतना ही, मेरा जितना मेरा रहना जरूरी है। मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसका जीना संभव नहीं है। पहला न्यू तो मान लो कि समाज सुरक्षित होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, मेरे अकेले सुरक्षित रहने से बात नहीं बनती। इतनी कॉमन सी सेंस अगर आ जाएगी उसके बाद ही बात करना चालू करेंगे ना, वरना सब अपनी अपनी नफरतें ले आएंगे कि तेरे दादा ने मेरे दादा तक गाड़ दी थी, मैं तने दूंगा गाड़, मैं तने पिटूंगा। अरे बोले यार, हमने कर लिया यार उस टाइम पे। तो जाति को जो लेके आ रहे हैं, जो धर्म को लेके आ रहे हैं, वोटों के लिए लेके आ रहे हैं, ओबियसली सिर्फ वोट के लिए ना। बताओ ना, आपके विकास का उससे क्या लेना देना है? बल्कि जो जाति खत्म करनी होती है या जो बिरादरी खत्म करनी होती है, उस बिरादरी को पावर दी जाती है। आपको ये नहीं पता है, जब सरदार खत्म करने थे उस टाइम पे राष्ट्रपति देखोगे तो सरदार ही था। जिस टाइम पे आदिवासी खत्म करने हैं, इस टाइम देखोगे राष्ट्रपति आदिवासी है। क्यों नहीं समझते यार? जब जाट खत्म करने होंगे तो उपराष्ट्रपति जाट है। और जब ब्राह्मण निपटाना होंगे उधर ऊपर ब्राह्मण बैठा पा होगा। अगर कैथल जींद, क्योंकि कैथल में बैठे हैं, कैथल जींद रोहतक बेल्ट में आपकी पकड़ कहाँ पर है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? भाई मुझे कुछ नहीं, पकड़ का तो क्या मतलब है? मेरी बात को कोई झूठा कह दे, मेरी बात को कोई कह दे कि ये इस बिरादरी के लिए नुकसानदायक है, इस उम्र के बच्चे के लिए नुकसानदायक है, तो मैं कहूंगा मेरी पकड़ नहीं है। वरना जहां तक मेरी बात गई हुई है वहां पकड़ बना ली है। क्योंकि आप इसी बात कर दे नहीं ना कि आप जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पकड़ हो गई ना अपनी, बिल्कुल बात ही खत्म। तो जहां तक जाएंगे पक्के होते जाएंगे, हमने कोई नहीं मिटा सकता फिर वहां से। जाति धर्म के जो ये एक जकड़ जाल है, इससे कैसे निकलेंगे सब लोग? सिंपल, आदमी को आदमी मानना चालू कर दो बस। इसमें आपका क्या है कि आप शर्मा के घर पैदा हो गए, प्लान करके आए थे। मैं जिस घर में पैदा होया, जिस गांव में पैदा है, मेरा क्या भाई उसमें? इसमें अपने गौरवशाली इतिहास पे क्यों रो भाई? भाई जाटम भी मिल जाएगा एक ईसा जिसने इतने लोग बचाए थे, बामणाम भी मिल जाएगा, चमाराम भी मिल जाएगा, वाल्मीकियाम भी मिल जाएगा, रोडाम भी मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा। सब ने योद्धा पैदा कर रखे हैं, कोई बड़ा शान नहीं है किसी का, सब ने कर रखे। और जो 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 एक्चुअल लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो समाज के लिए क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने बलिदान दिए और जो योद्धे हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस बिरादरी का योद्धा हूं।
उन्होंने कहा मैं सबका हूं और वो सबके हैं। भगत सिंह ने कौन कह देगा यू सरदार है, सरदारा का है? बताओ कौन बम नाट जाएगा यू थारा को नहीं? वो भाई शक सिंह लांदा हो, क्या दिक्कत है बताओ ना? कौन चमार कह देगा कि भगत सिंह उसका नहीं है? और कौन जाट कह देगा कि अंबेडकर उसका नहीं है? उधम सिंह ने सिर्फ काम्बोज थोड़ी, उनका थोड़ी है, मारा भी तो है भाई, न्यू थोड़ी है। परशुराम खाली बामणा का थोड़ी मारा भी तो है, हम भी तो दादा का करा तुमने। तो मतलब ये है वो तो सबके हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पुरखों ने क्या महान काम किया, इस पर घर में बैठकर गर्व करने लायक बहुत काम है। गर्व घर में बैठ के कर लो, मन ही मन भी गर्व कर लो और ये कहो कि मैंने उनकी मानते हुए ये बढ़िया काम किया समाज के लिए, वो गर्व करने लायक आपकी बात है। तो जाट बिरादरी का क्या खेल है उसमें? आपने क्या किया सोसाइटी के लिए? अपने परिवार के लिए सब करते हैं, अपनी जात के लिए सब करते हैं। आपकी महानता वहां से स्टार्ट होती है जब आप अपने आप को छोड़ते हो, पहली महानता वहां से शुरू होगी। जब आप अपने परिवार को छोड़ोगे और दूसरे परिवार के बारे में सोचोगे तब थोड़ा बड़े हो जाओगे, जब थोड़ा सा और छोड़ोगे तब और बड़े हो जाओगे, और जब पूरे विश्व कल्याण की बात करोगे तो आप उससे बड़े हो जाओगे। मन तो नहीं समझ में आया भाई? आपका दायरा कुछ बड़ा नहीं है, मतलब पूरे देश का है या फिर हरियाणा का ही है? नहीं, मेरा दायरा तो पूरे ब्रह्मांड का है। तो कैसे कुछ ये नहीं लगता कि उड़दा ले लिया ये चीजें? कैसे लोगों को समझा पाएंगे ये अच्छा चीजें? ठीक है, आपका दायरा कैथल तक का है, तीर तो आपने भी नहीं बड़े मार रखे। आपने क्या बदल दिया? देखो ये जो धरती है ना, ये मैंने पैदा नहीं करी, ठीक है जी। ना ही ये देश मैंने पैदा किया, ना ही ये मतलब ये राज्य मैंने पैदा किया, ना ये जिला मैंने पैदा किया। मैंने पैदा किया मेरा एक बच्चा, और वो मेरा बच्चा जहां जाए वहां उसको बेहतर माहौल मिले, मैं ये सोच रख रहा हूं। जहां जाए तो मैं जहां तक जा सकता हूं, जहां तक मैं नहीं भी जा सकता हूं, मैं वहां तक माहौल ठीक करना चाहता हूं। मैं अपने बच्चे के लिए वो जहां तक जा सके वहां तक का माहौल अच्छा हो जाए, मैं ये चाह रहा हूं। मेरे बस की बात नहीं है, तो उस बच्चे के लिए प्रयास तो मेरे बस की बात है। लेकिन जब मेरे उस प्रयास को वो परमपिता सुनेगा जिसने यह सारा ब्रह्मांड या सारी धरती बनाई है, और जब हमारे जैसे सारे लोग ये दुआ मानने लग जाएंगे, मन ने मेरे बच्चे खातर यह चीज सही है, मन ने मेरे बच्चे खातर, आप सारे मांगांगे उस परमात्मा, तो अगर कर दे जुगाड़ तो बड़ा ठेकेदार वो है, तो वो मजदूरा की बात तो सुनेगा ना। तो हम हैं मजदूर आदमी, उसके मजदूर। आपा क्या करा, तड़के उठते ने पूछ ले, बता मालिक आज तगार बनाना, सीमेंट ढोनी, ईंट ढोनी, और जो कुछ कह दे करना आपा वो करते हैं। तो मेरे भरोसा यू देश को नहीं आ रहा भाई, इसलिए आपा ने समाज बदलने का कोई ठेका नहीं ठा रखा। हम क्या कह रहे हैं, मेरे पे जबान है, थोड़ी सी समझ है, तो समझ दे के जबान दे दूंगा। उस समझ ने लेकर जो कुछ करना पड़ेगा वो बैठ के सारे तय करेंगे। उस करण में जो मेरा योगदान होगा मैं करूंगा, जो आपका योगदान होगा आप करोगे, जो बाकिया का योगदान होगा वह करेंगे। वह तो करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। माम ठेकेदार कुछ भाई। डॉक्टर साहब एक बात और नहीं सामने आती, जैसे आप गांव में जाते होगे तो अगर हरियाणा की बात करें तो ज्यादातर युवा, पहले ये था कि फौज में जा रहा है, लेकिन अब विदेश में जा रहा है। उन युवाओं को तो मैं एक बात कहूंगा भाई, कि जिसने जन्म दिया जब वहां नहीं खुआ सकती ना, तो कोई नहीं खुआ सकती। जिस माटी में पैदा होया ना, जब वहां नहीं खुआ सकती तो कोई नहीं खुआ सकती। और मेरा बात समझ में आई 2016 में, तो मैंने चंडीगढ़ छोड़ने का फैसला किया और गांव में आया के देखा गांव तो रहने लायक है ही को नहीं। तो मैं कहा पहले गांव ने रहने लायक बुलाऊंगा, फिर मैं अपने बच्चे ने वहां ले आऊंगा। और जब इतनी देर मैं गांव में रहने लायक नहीं बना पाया, तो मैं बच्चे ने भी इसी काम पे लाऊंगा कि तू रहने लायक बना दे, तेरी औलाद तो बच जाएगी। क्यों मेरी गिल क्यों हो रहा? मैं हूं तो फपड़ाने का। नौकरी के चक्कर में करनाल चला गया, पहले तो पढ़ने गया था, फिर नौकरी वोड़ी नहीं लग गया करने, फिर बच्चे के चक्कर में चंडीगढ़ चला गया। इब एक दिन चंडीगढ़ में बैठे बैठे मैंने बोले तो फफड़ाने का है, ये तो करनाल का है। और जब मैं गांव में गया तो मेरे छोरे ना गांव वाले गए, बोले तो चंडीगढ़ का है। तो मैं सोचू मेरा बालक कड़े का है भाई। जड़ तो उसकी पड़ी करनाल में, गांव में थोड़ा एक और तना पड़ा है उसका करनाल में, और पतियां वहां है, तो यू कहाँ का है? तो मैं जब गांव में गया तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं तो अपने बच्चे की जड़ अपने हाथ से काट रहा हूं। तो मैंने बेटे को बोला, मैं कहा बच्चे गांव के लिए काम करना है, इंटरनेशनल प्लेयर है लॉन टेनिस का। तो मैंने कहा यार गांव में इंटरनेशनल प्लेयर बनावांगे और गांव के लोगों को तैयार करांगे,
और जितना चाहिए गांव में मिल ही जाओगा, गांव भूखा नहीं मरना धंधा, वहां टेंशन ना ले। पैसे के लिए आप काम करा ही नहीं, आप गांव के लिए करेंगे ना, हम पैसे के लिए क्यों करेंगे? असली धन गांव है ना मेरा। तो आप गांव में ही रहते हैं? नहीं, मेरी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है और मैं सड़कों पर रहता हूँ। तो वो अभी वो प्लेयर है ना, पढ़ रहा है अभी, तो गांव में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जी जहां वो अपने खेल का मुजाहरा कर पाए, तो अभी वो खेल और ट्रेनिंग पे। फिर कोई तो एग्जांपल ऐसा सेट करोगे ना, आप इतना बड़ा एक चीज लेके चल रहे हो, कोई संगठन लेके एग्जांपल सेट करना एक तो एक कोई गांव या कुछ, तो ताकि हम लोगों को बता सके कि मैंने मनदीप भाई ये गांव को सेट किया है, इस गांव में ये चीजें हैं। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, ये चीजें कैशलेस हुई। गांधी ने, विनोबा ने, बहुत से लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से मॉडल गांव तैयार करे। आज भी ऐसे गांव हैं जहां एक भी सिंगल पैसे की जरूरत नहीं, बिजली नहीं, मोबाइल टावर नहीं, और गांव में एक भी बीमार नहीं, आज भी हैं अवेलेबल। मध्य प्रदेश में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं। इलाज करने के सुप्रीम तरीके, दवाइयों उनसे जड़ी बूटियों से इलाज करने के वाले लोग आज भी हैं। जीवन के लिए शिक्षा देने वाले लोग आज भी हैं। तो अगर मॉडल बनाने की बात कहोगे तो मॉडल लोगों ने बना रखे, वहां जाके देखिए आओ। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मॉडल बनाया देवेंद्र बलारा ने तो लोग कहेंगे देवेंद्र में दिमाग था, उसमें समझ थी, वो बना गया, हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे में इतना दिमाग को नहीं। क्योंकि मैं जब गांव में जाता था ना शुरू में, तो मुझे लोग कहते थे तू तो इंटेलिजेंट है, तुम तो अपना बालक बना लिया। तो मैंने और बच्चों पर इसलिए काम किया था, अपना काम सुधार लूंगा उससे बात नहीं बनती, इसलिए मैंने पड़ोस के गांव पे काम चालू किया। पड़ोस के काम पे बात करी कि अगला काम भी करना पड़ेगा। फिर मेरे समझ में आई तो कोई जगह छोड़नी है नहीं भाई, जड़ा मेरे बच्चे ने नशा ना मिल सकता हो। मेरे बच्चे ने नशा तो ट्रेन में भी मिल सके, बस में भी मिल सके, जहाज में भी मिल सके, यहां भी मिल सके, अमेरिका में भी मिल सके, नशा तो कहीं भी मिल सके ना मेरे बच्चे ने। तो मैं कौन सी जगह के लिए काम करूं भाई? तो मन तो सारी जगह के लिए करना पड़ेगा। फिर मुझे एग्जाम्पल याद आया, मैंने कहा देखो मॉडल तो बना रखे हैं लोगों ने पहले से। मान लो मैं एक पेड़ लगा देता हूं और मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यह पेड़ लगेगा, इस पेड़ का जो फल होगा वो तुम्हें बीमारियों से बचाएगा, और मैं उस पेड़ की सेवा करता रहता हूं, और पेड़ फल देना चालू करे 10 साल में, तो वो 10 साल तक मुझे उस पेड़ के बड़ा होने का इंतजार करना पड़ेगा। एक तो रास्ता है एक है यो पेड़ है, इसके जब फल आएंगे, ये वाला फल इस मौसम में खाना है और ये इस चीज के लिए इलाज करेगा, ये वाला फल इसके लिए करेगा। ऐसा करते करते मैं पूरे देश में इतने बीज बो जाऊं कि जब वो सारे पेड़ 10 साल बाद उगे तो एक जंगल का रूप धारण कर ले। तो आसान क्या है बताओ? बढ़िया क्या है? सही क्या है समाज के लिए? एक पेड़ पर काम करना, एक गांव पर काम करना, या जंगल के लिए बीज बोना? लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि जो आप बातें कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा ना। मैंने बताया ना, एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट है। अरबिंदो के स्कूल देख लो जाकर के। आपने ये बातें कही कि राशन कार्ड की बात की, आपने आयुष्मान की बात की, तो एक गांव ऐसा हो जिसमें नहीं लेना, मैं बताया ना, है ऑलरेडी है। सरकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है ऑलरेडी। कौन सा गांव सर? मेरे पास लिखे हुए थे, अब पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा इतनी देर में। गांव है ऐसा, और बकायदा पूरा मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यार कुछ तो लोगों ने किया ही होगा ना। हाँ, तो ऐसा तो नहीं गांव में आंगनबाड़ी नहीं है, गांव में हाँ, पोलियो के टीके कुछ भी नहीं है, कुछ भी गांव में कुछ भी नहीं, कोई भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। सरकार का कुछ एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं चलता वहां, मतलब जिसको आप सरकार कहते हो, मतलब इन चोरों का कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं चलता। और गांव अपनी व्यवस्था खुद चलाता है, अपने निर्णय खुद लेता है। महाराष्ट्र का गांव वडगांव, शाम को डेली सायरन बजता है 7 बजे, उसके बाद सारे टीवी मोबाइल सब बंद हो जाते हैं। 1 घंटे के लिए लोग बाहर आकर के ये बोलते हैं अब वो मोबाइल से डिटॉक्स करें, इलेक्ट्रॉनिक डिटॉक्स का काम, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स करते हैं, डिजिटल डिटॉक्स, टॉक्सिन्स को निकालने का काम। राजस्थान का देवमाली गांव, गुर्जरों का गांव है, वहां गांव के सबसे अमीर आदमी का घर भी कच्चा है, मिट्टी का है, कोई शराब नहीं पीता, कोई सब शाकाहारी हैं, कोई सी घर में ताला नहीं है, और कभी आज तक पिछले 50 सालों में एक चोरी नहीं हुई। ठीक है। महाराष्ट्र का गांव भिलार, उसको किताबों का गांव बोलते हैं। गांव में 35,000 से ज्यादा किताबें हैं और हर घर एक लाइब्रेरी है। कर्नाटक का गांव मात्तुर, जहां हर कोई संस्कृत बोलता है। मेघालय का गांव माओफ्लांग,
वहां माउफलांग में पेड़ से पत्ता भी लिया जाए, तोड़ा जाए तो अपराध माना जाता है। और एक गांव मध्य प्रदेश में है, उसका नाम अभी इसमें नहीं है, वो दूसरी डायरी में है जी। उस गांव के अंदर सबके घर कच्चे हैं, कोई टावर नहीं है, कोई पैसे में लेन देन नहीं होता है, कुछ भी डिजिटलाइज नहीं है, और एक भी आदमी बीमार नहीं है। और रोजगार चल रहा है उनका। अरे मान यार, तो बीमारी नहीं तो कैसे चले, और रोजगार कैसे नहीं चलेगा? खुशहाल जिंदगी, मस्त। और ऐसे तो मैं आदिवासियों के बीच जाकर क्या मस्ती से सुबह से लेकर शाम तक नाचते हैं वो लोग, क्या गजब जिंदगी होती है उनकी। तो सरकार पीछे नहीं पड़ती आपको, या फिर बुलाते नहीं कि देवेंद्र बड़ी बुलारा को बुलाया जाए और इनसे तो बहुत ज्ञान की बातें बताता है, ज्ञान लिया जाए। चोर हमको कहाँ बुलाएंगे? कभी आया ऐसा ऊपर? अरे नहीं, तो मैं क्यों पागल हो रहा है डॉक्टर? जिनके बालका का नाश होने लग रहा है वही चिंता नहीं करते, तू क्यों टेंशन ले रहा है? मगर मेरे का भी होने लग रहा है, मैं तो अपने में तो बचा लो। तो फिर आपको टेंशन नहीं होती? क्यों? मैं ठेकेदार थोड़ी हूँ, सरकार मजदूर थोड़ी। ठेका हुआ कि दीवार ऊंची बन गई, टेढ़ी बन गई, किसी बन गई, ठेकेदार ने टेंशन है भाई। मैं तो जो शाम तक करता हूँ उसके चरणों में अर्पण करके शाम को ठाठ से सोता हूँ। मन को दारू पीने की जरूरत पड़ दी। तो आप भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे भी क्या क्या करना? भविष्य यार, वर्तमान तो ठीक कर लें पहला, भविष्य तो इसी पे टिकेगा ना। जब पता लग गया सार टेढ़ा है ना, सीधा कर लो पहले यार, उसका ऊपर कुछ बना लो, टेढ़ा होगा यार, सब गड़बड़ होएगी। पहले से ही गड़बड़ चल रहा है, इससे आगे अगर इसके इसी के ऊपर कुछ भी बनाएंगे वो गलत होगा। गलत के ऊपर सही चीज कैसे बन सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसका वर्तमान गलत है उसका भविष्य सही नहीं हो सकता मेरे भाई। विधानसभा सत्र देखा था आपने अभी? ऐसे गंदे लोगों की बात मैं नहीं सुना करता। एक रिपोर्ट वायरल हो रही है सर, जिसमें ये है कि जो फेमस लोग हैं ना, सारे ठरकी, एप्स्टीन रिपोर्ट, सारे ठरकी हैं। किसी की आज्ञा आ जाए, किसी की नहीं आंधी। पद और गोपनीयता की शपथ में सेक्स स्कैंडल की गोपनीयता भी आती है, और पैसे का खाना भी सब खाता है। सर्वाइव ही नहीं कर सकता ईमानदार आदमी वहां, अच्छा और नेक आदमी वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकता। मैं इनके बीच रह के आया हूं, दम घुटता है ऐसे आदमी का जो उनके जैसा नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप पब्लिक को? यही कहेंगे, वो बालक थारे गाम थारा नाश थारा, ठीक भी थम न करना पड़ेगा। ना कोई मास्टर आवे, ना कोई डीसी आवे, ना कोई क्लर्क आवे, ना कोई जज आवे, ना कोई वकील आवे, ना कोई पत्रकार आवे, कोई नहीं आवे इसने बदलन। आपने बदलना पड़ेगा। खराबी हुई थी आपकी नासमझी के कारण, बेवकूफी के कारण, या अनपढ़ता के कारण, या आपने चीजों को देखने का तरीका नहीं पता था। इसका समाधान है, पहले तो समझ लो गलत के है, फिर समझ लो ठीक के है, फिर देख लो उस तक जावा क्यों कर, फिर देख लो कौन कौन मदद कर सके, उनकी मदद मांग लो, जिस पर चाहिए मदद ले लो, और आपकी जरूरत पड़ा वहां काम कर लो, और सही ने ठीक करने की दिशा में काम करना चालू कर दो, और अपनी औलाद ने उस रास्ते पर ला दो जहां चीजें सही की तरफ जाती हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा। इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि आपसे कैसे मिला जाए। हमारी जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग्स होती रहती हैं समय समय पर, उस पर मैं निडर इंडिया चैनल पर डालता रहता हूँ। यूट्यूब का चैनल है निडर इंडिया, NIDER और इंडिया, और दूसरा फेसबुक पर मेरा पेज है देवेंद्र बलहारा, मैं उस पर डालता रहता हूँ। वहां पर जानकारी आएगी, उसको फॉलो और सब्सक्राइब और सारे बटन ऑन करने पड़ेंगे, तब खबर आएगी, नहीं तो यूट्यूब नहीं चलने देता मेरी किसी वीडियो को। वहां पर हम डालते हैं कि यहाँ पर हम ट्रेनिंग हो रही है, वहां पहुंचेंगे, पहले समझेंगे हम क्या करते हैं। अगर आपको वो ठीक लगे तो अगली ट्रेनिंग में आएंगे कि ठीक कैसे करना है। पहले 3 दिन की होती है, पूरा षड्यंत्र समझाते हैं कि ये हो रहा है तुम्हारे साथ, ये हुआ तुम्हारे पुरखों के साथ, ये होगा तुम्हारे बच्चों के साथ, तीनों चीजें समझ लो। फिर जब वो समझ में आ जाए तो फिर हम 7 दिन की ट्रेनिंग करते हैं कि इसको ठीक कैसे करेंगे। ये बात एक दिन में एक पॉडकास्ट में समझ में नहीं आओगी, 7 दिन लगते हैं समझाने में कि ठीक कैसे करेंगे, वो भी मोटा मोटा बतावा 7 दिन में भी, पूरा भी नहीं बताया जाता। उसके बाद फिर लगातार ट्रेनिंग्स में जिसने इसमें स्वाद आने लग जाए आगान दे रहो, समझ दे रहो, और अपने गांव पे काम चालू कर दो। अपने गांव पे करना है, ना मेरे गांव पे करना, ना मेरा कुछ करना पर्सनल, ना किसी कुछ करना। और जो आदमी काम करेगा उसको मुझसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जुड़ूंगा उससे, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पकड़ूंगा उसके जो काम कर रहा है। बजी ना बात करनी, उसके लिए सॉरी। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और मेरा अगर बात करूं अब तक का सबसे ये लंबा पॉडकास्ट मैं इसको कहूँगा,
और जानकारी की अगर बात करें तो भाई साहब लाजवाब, सबसे शानदार, दिमाग खराब कर दिया। आपका भी होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बताएं ये पॉडकास्ट कैसा रहा।